अपना घर यानी एक ऐसा सपना जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा हुआ है, लेकिन यह सपना कई लोगों के लिए दुस्वप्न बन चुका है क्योंकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आज भी देरी होती है। हमारे यहाँ रेरा को अस्तित्व में आए 8 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी लाखों लोगों को अपने घर नहीं मिलते। इसमें देरी होती है और यही वजह है कि लोगों के मन में विश्वास टूट जाता है और इसी टूटे हुए विश्वास को रेखांकित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 28 मई 2025 को प्रगति मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की, बल्कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा के सख्त पालन पर भी जोर दिया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को मान रहे हैं कि रेरा के अस्तित्व में आने के बाद जो अपेक्षा रेरा से की जानी चाहिए थी, उन अपेक्षाओं पर अभी रेरा पूरी तरह से खरा नहीं उतरा है? क्या मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी का? आज हम विस्तार से करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देखिए ये रिपोर्ट, लौटता हूं मेहमानों के साथ। सिर पर एक छत का सपना पूरा करते करते भारत में आज भी कई लोगों की एड़ियां घिस जाती हैं। कारण साफ है, सरकार के नियम और रेरा जैसी संस्थाएं आज भी लोगों को इंसाफ दिलाने में नाकाम रही हैं। आखिर क्यों, ये सवाल अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं। 28 मई को प्रगति मीटिंग में उन्होंने 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा की। ये प्रोजेक्ट्स रोड ट्रांसपोर्ट, पावर और वाटर रिसोर्स से जुड़े थे। पीएम ने जोर देकर बड़ी अहम बात कही, प्रोजेक्ट में देरी न सिर्फ पैसों की बर्बादी करती है, बल्कि देश के नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखती है। और इसी के साथ पीएम मोदी ने खास जिक्र किया अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और आदमी के टूटे हुए विश्वास का। पीएम ने उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश का, जहां देश की 18% रेरा शिकायतें आती हैं, वहीं रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट सिर्फ 2.5% है। ये संख्या बताती है कि समस्या कितनी गहरी है। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि रेरा के नियमों का सख्त पालन होना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है हाउसिंग मार्केट में विश्वास वापस लाने का। अब सवाल यह है कि रेरा क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट एक्ट 2016 या रेरा एक ऐसा कानून है जो 2017 में मोदी सरकार ने लागू किया था। रेरा का उद्देश्य होम बायर्स को धोखाधड़ी से बचाना, प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना था। अगर बिल्डर रेरा के नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट का जुर्माना या 3 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन क्या ये अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हुआ? जवाब है नहीं। इसके पीछे के कई कारण हैं, जैसे बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन ना करवाना। कई बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स रेरा के साथ पंजीकृत नहीं करते। यूपी में, जैसा कि पीएम ने बताया, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स की संख्या बहुत कम है, जबकि शिकायतों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। ये दिखाता है कि नियम लागू करने में कमी है। इसके अलावा रेरा अथॉरिटीज आदेश तो जारी करती हैं, लेकिन उसका पालन नहीं होता। कई डेवलपर्स मुआवजा या कब्जा देने में देरी करते हैं या बिल्कुल नहीं देते। रेरा का इम्प्लीमेंटेशन हर राज्य में समान नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में तो काफी हद तक ठीक काम हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी इसे और बेहतर होने की जरूरत है। कई राज्यों में तो रेरा अभी लागू ही नहीं हुआ। एक बड़ी दिक्कत यह है कि जो प्रोजेक्ट्स रेरा के लागू होने से पहले शुरू हुए और अभी तक अधूरे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कोई स्पष्ट समाधान नहीं है। साथ ही रेरा अथॉरिटीज और शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका निगमों के बीच समन्वय की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इस वजह से कब्जे के प्रमाण पत्र और अनुमोदन में देरी होती है। और आखिर में कर्मचारियों और संसाधनों की कमी की बात करें तो कई राज्यों में रेरा अथॉरिटीज और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कर्मचारी और संसाधनों की कमी है, जिससे शिकायतों का समय पर समाधान नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि रेरा के आने के बाद बिल्कुल काम नहीं हुआ है। संस्था के आने से कुछ सुधार जरूर हुए हैं, मसलन जैसे कार्पेट एरिया के आधार पर प्राइसिंग और एस्क्रो अकाउंट के जरिए फंड्स के दुरुपयोग को रोकना। लेकिन फिर भी होम बायर्स के लिए न्याय अभी भी एक लंबी लड़ाई है। उम्मीद है कि पीएम मोदी की हिदायत के बाद अब आम आदमी के इंसाफ की लड़ाई और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंदिरंजन हीरानंदानी जी, चेयरमैन हैं नरेटको के। बहुत बहुत स्वागत है हीरानंदानी सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं सुधीर कृष्णा जी, पूर्व सचिव हैं शहरी विकास मंत्रालय के। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं अभय उपाध्याय जी, मेंबर हैं CAC रेरा के। बहुत बहुत स्वागत है अभय सर आपका भी हमारे शो पे। इनफैक्ट मैं
सुधीर सर, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं और दो इंपॉर्टेंट कोट्स जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेरा जो आया है वो बिल्डर्स और बायर्स के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट जो बन गया है उसको पाटने के लिए हम लाए हैं। काफ़ी उम्मीद ज़्यादा थे वो उस वक्त, और कल का जो हमने उनका स्टेटमेंट सुना है, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से डिससेटिस्फैक्शन है, बट यस, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेरा से उतने खुश नहीं है जितनी उनको उम्मीदें थी। ये जो जर्नी है सर रेरा की, हमने 8 साल भी अभी पूरे किए हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना पड़ा कि राज्यों को कि भाई आप आइए और रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाइए? आज भी प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है जी। थोड़ी समस्या, जैसे आपने पहले अनाउंस किया था, स्टेटमेंट दिए थे कि रेरा के आने से सुधार हुए हैं, ये भी बात है, बहुत सुधार हुए हैं। कारपेट एरिया का जो बेसिस अडॉप्ट हो गया है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने में है। बहुत ट्रांसपेरेंसी भी आई है, रेरा के पोर्टल पे बहुत सुविधाएं हैं। डेवलपर्स को भी बहुत से अप्रूवल जो है वो डिजिटलाइजेशन की वजह से रेरा के बहुत जल्दी मिल रहे हैं, पहले से बेहतर हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद समस्याएं हैं अपनी जगह पर, और उसके मूलभूत पे जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से रेरा अथॉरिटी बनना अपने में एक माइलस्टोन है ज़रूर, लेकिन मेरे अंदाज से दो मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। पहला यह है कि रेरा अथॉरिटी को सुदृढ़ करना होगा, क्योंकि डेवलपर का और उसकी प्रोजेक्ट का असेसमेंट करना अपने में बहुत बड़ा काम है। उसका अप्रेजल करना, डेवलपर की कैपेसिटी कि वो कर पाएगा कैसे प्रोजेक्ट को, और उसमें बहुत से डायमेंशन हैं, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जब प्रोजेक्ट चल पड़ी है तो मॉनिटरिंग करना, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना भी बहुत काम है कि वो समय से चल रहा है कि नहीं, क्वालिटी और टाइमलाइन वाइज उसको देखने के लिए भी रेरा को मॉनिटर करना पड़ेगा, जिसके लिए कि उनको बहुत स्टाफ चाहिए, बहुत सुदृढ़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत सी स्टेट में अभी करना बाकी है। तो एक तो बहुत आवश्यकता इस बात की है, और दूसरा ये है कि केवल रेरा के आने से समस्याओं का सलूशन हो जाएगा। हाउसिंग के जो भी चैलेंजेस थे वो मेरे ख्याल से संभव नहीं है इस देश में, क्योंकि डेवलपर को भी बड़ी चैलेंजेस बहुत से आते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हाउसिंग सेक्टर, इस पर हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अभी तक हो रहा है कि गवर्नमेंट इज़ अ रेगुलेटर, कहीं कहीं गवर्नमेंट इज़ अ डेवलपर ऑल्सो, हाउसिंग बोर्ड है या डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो घर बनाते भी हैं और कहीं उसके लिए भी मार्ग बनाए गए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, लेकिन उसको और तवज्जो और पुश करने की ज़रूरत है। जैसा मैं हीरानंदानी सर आपके पास आऊँगा। जैसा सर मैंने कहा कि एज एन इंस्टीट्यूशन उन्होंने क्रिटिसाइज तो नहीं किया है, स्वाभाविक है कि नहीं भी करेंगे रेरा को, बट एक डिससेटिस्फैक्शन ज़रूर शो हुआ है। और उन्होंने जो कल चीफ सेक्रेटरीज को रेरा की परफॉर्मेंस मंथली रिव्यू करने के आदेश दिए हैं, ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेस कर रहे हैं कि दैट देयर इज़ अ नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी एट स्टेट लेवल। नंबर 2, जो उन्होंने टाइमली ग्रीवांस रिडर्सल पर फोकस किया है, तो ऐसा लगता है कि क्वालिटी एंड टाइमलीनेस से वो अभी खुश नहीं हैं। अब देश के प्रधानमंत्री अगर देश की सबसे बड़ी संस्था जो होम बायर्स में विश्वास बहाली के लिए जिसका अस्तित्व में आया था, जिसका गठन किया गया था, अगर प्रधानमंत्री खुश नहीं हैं, अगर देश के सुप्रीम कोर्ट, कई मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के बड़ी सख्त टिप्पणियां आई हैं सर, तो फिर एक आम होम बायर फिर क्या अपेक्षा करे? हीरानंदानी सर। दीपक जी, आपकी बात सही है, प्रधानमंत्री जो व्यक्त किया है वो सही बात है, लेकिन पूरे देश में ऐसे बात नहीं है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में देखा जाए तो हमारे पास 50,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस प्रोजेक्ट्स के हुए हैं। हमारे पास महारेरा में 28,000 के आसपास कंप्लेंट्स आए हुए हैं और 21,000 को डिस्पोज भी कर दिए हैं। उनके एग्जीक्यूशन के लिए कुछ प्रॉब्लम थे, तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे ऑर्डर किए और ऑफिसर्स को किया है कि इसको सब एग्जीक्यूशन के लिए और भी कुछ 15 के 25 ऑफिसर्स नए लागू किए हैं कि उसको एग्जीक्यूट किया है। तो मेरे अंदाज से कोई स्टेट्स में है जहां महारेरा जैसे स्टेट है और दूसरे 2-3 स्टेट्स भी हैं जहां रेरा की इम्प्लीमेंटेशन सख्त तरह से हो रही है और मेरे अंदाज से काफी प्रोग्रेशन हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ 1-2-3 स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी बात सही है। हम देख रहे हैं कि काफी स्टेट्स में
रजिस्टर ही नहीं हुए, और उनके एडवर्टीजमेंट जो हो रहे हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के हो रहे हैं, उनके सेल भी बिना रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और कहां कहां तो ऐसे बता जाए कि जो अग्रीमेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं वो भी बिना रेरा की रजिस्ट्रेशन नंबर के हो रहे हैं, लेकिन वो महारेरा महाराष्ट्र में नहीं होता है तो है। लेकिन जो बात है वो आज की तारीख में, आर वी हैप्पी विथ रेरा? 8 साल के बाद हम संतुष्ट हैं कि नहीं रेरा से? वो बात सही है, हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो ट्रस्ट हम सोच रहे थे कि पूरे देश में हो जाएगा वो नहीं हुआ है, और ये फार कमी रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ऐलान किया है और डायरेक्शंस भी दी हुए हैं स्टेट्स को कि आप इनको इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से करें और ज्यादा सख्त तरह से करें कि लोगों को ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो पूरा हो जाए, और जितनी भी शिकायतें हैं उसको कैसे भी जजमेंटल लेवल पर जल्दी से जल्दी लेके आए। तो मेरे अंदाज से ये बात है। लेकिन जी। अब देखिए, एक बात है दीपक जी कि जो ग्रोथ रियल एस्टेट में हुआ है 8 साल के अंदर, वो लगभग 150% 8 साल के अंदर ग्रोथ रियल एस्टेट में आया हुआ है। और जो रेरा आने के बाद जो इतने भी प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए हैं उसमें लगभग 70% सेटिस्फैक्शन है, लेकिन जो रेरा के पहले थे वहां 25% भी सेटिस्फैक्शन देश में नहीं थे और शिकायतें ज्यादा थे, हैं और रहेंगे। तो इस हिसाब से मैं समझता हूं कि जो परिवर्तन आया है रेरा के कारण आया है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल काफी है से आपके जितने भी पैसे आप डेवलपर को देते हैं वो 70% आपको एस्क्रो करना पड़ता है और सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग पूरे देश में नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली सर। एंड मैं आपके वक्तव्य को सर एक अलग अंदाज में भी लूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि रेरा के आने से भरोसा भी आया है, और हमने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ऐसा नहीं है कि रेरा पूरी तरह से फेल है, लेकिन जो अपेक्षाएं रेरा से होनी चाहिए थी संभवतः उन पर वो खरा नहीं उतरा है। बट आपने जो कहा कि जो प्रगति हुई है, जो बीते कुछ सालों में हमने देखा है, उसको हम इस तरह से भी तो ले सकते हैं कि आज बायर रेडी है, आज बायर रेडी है, वो निवेश करने के लिए रियल स्टेट में रेडी है। एक बहुत बड़ा जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ करता था एंड कोट अनकोट जो बिल्डर के ऊपर एक अजीब अजीब उलाहनाओं का ठप्पा लगा रहता था, मैं उन शब्दों को यहाँ नहीं दोहराना चाहता, लेकिन इस तरह के ठप्पे लगे रहते थे, वो धीरे धीरे धुले हैं। इसका मतलब ये है कि बायर अपनी तरफ से वो जो उसके मन में प्रश्न थे उनको साइड रखते हुए वो ट्रस्ट दिखा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सामने से वो रिस्पांस आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। उपाध्याय जी, सर आप बताइए, आपके साथ हमने लास्ट जो शो किया था आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज हुए एंड उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जो वक्तव्य आपके भी थे और हमारे शो में जो बातें आई उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उसको अपने ब्रीफिंग में शायद कहा भी है। कहाँ प्रॉब्लम आप देख रहे हैं अभय जी? दीपक जी देखिए, पहला तो जैसा आपने कहा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम किया था उसमें एक रेटिंग भी दी गई थी और मेरी रेटिंग पास की थी। मैंने भी कहा था 33-34% मार्क्स मिल रहे हैं, तो पास तो हमने भी किया था। लेकिन क्या ये पास होने से कंप्लीट हो गया, हम लोग सब सेटिस्फाइड हो गए? ऐसा नहीं है। और जो बात हमने उस समय उठाई थी, अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने 3 मुख्य बिंदुओं पे बात की है। पहला उन्होंने कहा है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको मैंडेटरी उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने है कि क्वालिटी एंड टाइमली डिस्पोजल होना चाहिए जो कंप्लेन आ रहा है, और वो डिस्पोजल इस बात को इंश्योर करे कि जस्टिस हो और वो जस्टिस फेयर हो। ये मतलब आप देखिए, इस बात में पूरी बात उन्होंने कह दी। इसका मतलब उन्होंने ये कह दिया कि उनको संशय है, और जिसकी बात बार बार हम लोग ये कह रहे। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि सारे के सारे जो रेरा के प्रोविजन है वो बहुत क्रिटिकल है, उनको इन्फोर्स करना इन लेटर एंड स्पिरिट, अभी लोगों का जो विश्वास है उस सेक्टर में वापस आएगा। अब इन 3 पिलर को अगर आप देखें, जो रेरा के 3 पिलर हैं, उन तीनों पर अगर प्रधानमंत्री जी खुद सवाल उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं जो बात हम लोग बार बार उठा रहे थे, जो बात सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था, उस बात से वो सहमत है। डेफिनेटली उन्होंने फीडबैक लिया होगा, वो बिना फीडबैक की कोई बात नहीं करते। और इन बातों को कह के उन्होंने पूरी रेरा की व्यवस्था, रेरा की कार्य प्रणाली जो है और रेरा का जो मैकेनिज्म है जो जस्टिस देने का, उस सभी पर स्विच लगा दिया।
अब हम लोग देखिए, आप उसको जस्टिफाई ये कह के कर दीजिए कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है, उन्होंने खाली उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया। मैं कभी नहीं कहता कि किसी एक स्टेट ने बहुत अच्छा किया, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि आज आप देखिए महाराष्ट्र में भी अगर आप इनका रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इनके रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सपायर्ड मिले। जो रजिस्ट्रेशन हो गया, इसका मतलब महाराष्ट्र रेरा ने भी एक्सरसाइज नहीं की कि जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको चेक किया जाए। जो फैसिलिटीज एमिनिटीज जो इनके रेरा में दिखाई जा रही है वो इनके एग्रीमेंट फॉर सेल जो साइट पे लगे हुए इनके वेबसाइट में, महाराष्ट्र रेरा के वेबसाइट में, वो उससे मैच नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, जो मतलब जो प्रॉब्लम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से, मैं महाराष्ट्र को कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि वहां पे गलती हो रही है, लेकिन ये जो एक भ्रम बनाया जा रहा है कि सब कुछ महाराष्ट्र में सही है और खाली उत्तर प्रदेश में गलत है, मैं इस बात पे आपको कह रहा हूँ कि सारी जगह में प्रॉब्लम है। और प्रधानमंत्री जी ने एकदम सही बात कही कि एक एक प्रोविजन को, आज आप देखिए जब कोई जा रहा रिफंड लेने तो अथॉरिटी अपने मन से ऑर्डर कर दे रही है और कहती है कि नहीं नहीं, अगर मैं रिफंड दे दूंगा तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। अथॉरिटी को ये नहीं पावर है, अथॉरिटी को केवल रेरा के हिसाब से उसको ऑर्डर पास करना है। आज अथॉरिटी, आप देखिए, नोटेड सर, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं सर, मैं ब्रेक के उस पार आऊंगा और थोड़ा सा हम इसको और डीप जाकर थोड़ा और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ कहां पे रही है। क्या रेरा की कमजोरी, रेरा में वर्कफोर्स का अभाव, रेरा के लिए क्या कोई फंड की प्रॉब्लम है, दिक्कत कहां है? और रेरा से अलावा भी एक छोटा सा और इसमें एक नया अध्याय जोड़ने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निरंजन सर, आपके पास आ रहा हूं सर मैं। सर, हम कई बार एक पक्ष ये भी है हमारी इस पूरी चर्चा का, इनफैक्ट इस बारे में जब जब चर्चा होती है कि ऐसा लगता है कि होम बायर्स को अगर समय पर घर नहीं मिल रहा है तो फिर सारी की सारी बहस जो है वो कंसंट्रेट हो जाती है रेरा पर आकर। क्या हम बहुत ज़्यादा रेरा के भरोसे तो नहीं बैठ रहे हैं सर? मेरा आशा इस बात से है कि हम दूसरे देशों में देखते हैं तो वहाँ पर मल्टी स्ट्रक्चरल एक तंत्र की व्यवस्था होती है। यूके में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ साथ ओम्बुड्समैन मॉडल भी है। यूनाइटेड स्टेट्स में हम देखते हैं कि स्टेट लेवल रेगुलेशंस के साथ एस्क्रो प्रोटेक्शंस जैसे हैं। वहाँ पर रेगुलेशंस के बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस कई लेवल्स पे होते हैं। क्या हमारे देश में भी सर अपार्ट फ्रॉम रेरा बाकी सब तंत्र को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है? क्या इससे काम बनेगा सर, या सिर्फ रेरा के भरोसे बैठना ठीक है? इसमें 3 पगले हैं। पहले पगला है लोकल सरकार और लोकल अथॉरिटी, उसके ऊपर काफी निर्भर होता है क्योंकि सब लैंड स्टेट सब्जेक्ट है और लोकल अथॉरिटी के पास सब परवानगी और परमिशन के साधन उनके हाथ में होता है। तो उनके भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो कैसे इसके साथ सहमत दे कि जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के उसको पूरा कर दे। और उसमें काफी लोकल अथॉरिटीज जितने भी जुड़ जाते हैं वहां प्रॉब्लम्स बहुत ही कम रहते हैं। जहां लोकल अथॉरिटीज की कोऑपरेशन नहीं रहती तो फिर जो प्रॉब्लम्स रियल एस्टेट के नहीं, सब प्रॉब्लम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हो, दूसरे प्रॉब्लम्स हो, सीवरेज के प्रॉब्लम्स हो, पानी की सुविधाएं हैं, वो सब में प्रॉब्लम आते हैं और फिर नेचुरली घर गृहस्थी में भी फर्क आ जाता है। वो पहली बात है। दूसरी बात है कि रेरा के साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, लेकिन जितनी स्टडी रेरा की अथॉरिटीज कर सकते हैं रियल एस्टेट के बारे में, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी नहीं कर सकते। उनके पास इतना साधन नहीं है जितना रेरा की स्टडी और क्वालिफिकेशंस रहती है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है। तीसरी बात है कि हमें प्रॉब्लम लीगल नहीं है, कानून की बात नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं। जैसे हम आईटी एनेबल्ड सिस्टम लगाए हैं, महारेरा में हम कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन का भी कंसिलिएशन सिस्टम किया हुआ है और लगभग 35% जितने भी केसेस
कंसिलिएशन को रिफर किए हैं, माना जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं, कंसिलिएशन, जहां कंसिलिएशन बॉडी डेवलपर्स और जो परचेसर हो रहे हैं, और वहां लगभग 30-35% प्रॉब्लम्स वहां ही सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए वहां केसेस बहुत ही रिफर हो रहे हैं, महाराष्ट्र में तो काफी हुए हैं और काफी सॉल्व भी हुए। तो आप जो बताते हैं दीपक जी, एक अथॉरिटी सही है, हमें दूसरी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक अथॉरिटी की इसमें जुड़ जाना और हेल्प करना। जैसे हमारे पास बिल्डिंग परमिशन आ गई, या एनवायरमेंट क्लियरेंसेस नहीं आए, या दूसरे लोकल अथॉरिटी का जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है उनकी कोऑपरेशन नहीं मिले, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग्स अड़चन होती है और सरकार के प्रोजेक्ट्स भी लेट होते आते हैं। तो इसलिए रेरा को ताकत देनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी देनी चाहिए, उनको मैन पावर कुछ कम ज्यादा हो तो उनको भी करके करना चाहिए, और रेरा के ऊपर भरोसा करना चाहिए। मल्टीपल अथॉरिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए लोकल मेरा आगे यही था। यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं सुधीर सर के पास अब जा रहा हूँ। ये जो मल्टी लेयर्ड जो सर, सुधीर सर आप भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि एक तो मतलब इंडस्ट्री का स्टेटस हमारे पास नहीं है रियल स्टेट सेक्टर के लिए, उसमें फिर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं डेवलपर्स में, अफोर्डेबल फाइनेंसिंग से लेकर हाई इंटरेस्ट लोन से लेकर, इन सब के इश्यूज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में आड़े आते हैं। लैंड एक्विजिशन का जो सर ने इशू उठाया, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है हमारे देश में, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, डिस्प्यूट्स और रेगुलेटरी हर्डल्स अलग हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट अलग हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि रेरा के पास इनमें से बहुत सारी चीज़ें रेरा के परिधि में नहीं है। तो ये मल्टी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या सिर्फ एक एजेंसी हो सकती है, सुधीर सर? देखिए, रेरा के पास पावर दो तरह की हैं। एक तो कानून में उनके पास जो पावर है, उसके अलावा रेरा किसी डिपार्टमेंट को बुला के उनसे चर्चा करने में कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। और मेरा ये कहना है कि रेरा को संबंधित सभी विभागों को बुला के समय समय पर मीटिंग करनी चाहिए और रिव्यू करना चाहिए प्रोजेक्ट का डेवलपर के साथ। एक तो पॉइंट ये, पहले मैं कह चुका हूँ कि रेरा के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ करने की जरूरत है। तो वहाँ पर तो बहुत फ्रूगल स्टाफ है जो काम के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की नौबत नहीं आनी चाहिए। बहुत सी उनके पास फोरम बनाए हैं जो कि कॉन्सिलिएशन के फोरम हैं, लेकिन वहाँ पर बात जाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। उसके लिए सिस्टम हैज टू बी इम्प्रूव विद इन द रेरा इटसेल्फ। ऑलराइट सर, सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपने कहा कि रेरा के भीतर का ही सिस्टम और सुदृढ़ करना चाहिए, बाकी एजेंसीज की आवश्यकता नहीं है। अभय जी, जाते जाते, क्योंकि हमने देखा इतने काम के बावजूद सब कुछ रेरा अगर काम कर भी दे, उसके बाद हम इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म देखते हैं तो कितने, मैं सिर्फ यूपी का एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी जगह भी हो सकता है, वहां पर जो रिकवरी सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं वो सिर्फ 5% हुए हैं टोटल। तो अल्टीमेटली वीक इन्फोर्समेंट का इशू आ जाता है, एजेंसी को आप कितना भी सुदृढ़ कर लीजिए। वीक इन्फोर्समेंट तो हो ही रहा है, और वीक इन्फोर्समेंट केवल रिफंड के मामले में नहीं हो रहा है, पोल्यूशन के मामले में भी हो रहा है। और आप जो है बेतहाशा, जब भी कोई आए आपके पास में बिल्डर, तो आप उसको एक्सटेंशन दे देते हैं, तो उसके लिए सफर तो हम करते हैं ना, क्योंकि मेरे को बोला गया था कि एक पर्टिकुलर टाइम में डिलीवरी होगी और उसके बाद वो एक्सटेंशन मिलते जाता है बिल्डर को। तो ये सब जगह पे प्रॉब्लम है। लेकिन दीपक जी, मैं मूल बात एक कहना चाहता हूँ कि आपने जो बात कही कि इसका समाधान क्या रेरा के पास है, तो मैं कहता हूँ कि रेरा के पास किसी को जाने की जरूरत ही क्यों पड़े। आज 8 साल हो गए, सब लोग इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं करते हैं कि क्या बात है कि आज भी होम बायर को कंसिलिएशन में जाना पड़ता है। मैं कंसिलिएशन से खाली इतना कहना चाहता हूं कि अगर हिरन अंजनी साहब को लगता है कि कंसिलिएशन बहुत बढ़िया है, तो फिर रेरा की जरूरत ही नहीं। कंसिलिएशन अगर इतना इफेक्टिव है, और रेरा में हम लोग आज ये डिस्कशन कर रहे हैं कि रेरा इफेक्टिव नहीं है, तो क्या बात है कि कंसिलिएशन इफेक्टिव और रेरा फेल हो रहा है? ये बात का जवाब भी मिलना चाहिए हम लोगों को। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग वहां तक पहुंचे कि रेरा तक किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रेरा में दिए गए हैं, जैसे बैंक्स है, उनके पास में एस्क्रो अकाउंट है, वहां से उनको पता चल सकता है कि प्रोजेक्ट कितना प्रोग्रेस कर रहा है। उसी तरीके से होम बायर को भी ये पावर हो सकती है कि अगर डिले हो रहा है, क्यूपीआर जो है, उससे रेरा को पता चलेगा कि प्रोजेक्ट डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये सारे प्रोविजंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, तो उसमें अपने आप में सेल्फ चेक्स एंड बैलेंसेस। सर, आपने मुझे लगता है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जो कह दी है वो इस पूरे प्रोग्राम का सार भी होना चाहिए कि रेरा को विद इन द सिस्टम उसको एक तो सुदृढ़ तो करना ही है, लेकिन बाकी जो सिस्टम में खामियां हैं अपार्ट फ्रॉम रेरा, आउटसाइड रेरा, जिसकी शुरुआत शायद आइडिएशन
के लेवल पे ही आ जाती है। जब एक होम बायर सोचना शुरू कर देता है, उसकी किस किस एजेंसी के साथ उसके इंटरेक्शंस होते हैं, हर जगह प्रॉब्लम है, इसलिए उन हर जगहों को दुरुस्त करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तब जाकर हम होम बायर का वो ट्रस्ट वापस ला पाएंगे जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। अभय उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच। सुधीर कृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हीरा नंदानी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे साथ जुड़े। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।